हमारे साथ जब आए थे नीतीश कुमार सरकार चलाने के लिए, बनाने के लिए, वो हम लोगों के लिए चौंकाने वाला विषय था। अच्छा। जाने के लिए हम लोग चौंके नहीं थे कि वो जा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जिनका नाम है वो अपने निजी एजेंडा पे चलते हैं कि नीतीश कुमार की विदाई तय है और ये समय 3 महीने भी हो सकता है और मैक्सिमम 9 महीने। लालू प्रसाद जी ही ना बिहार प्रशासनिक सेवा के जरिए बहाली किया था टीचरों का, कि उससे पहले हुआ था? नहीं हुआ था और उसके बाद भी नहीं हुआ, हम ही फिर किए। जब हमको अच्छे करने वाले को आप दोषी दे रहे हैं और जो नहीं किया उसकी आप चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, ये भारी झंझट है। 19 साल में नीतीश कुमार ने शिक्षा व्यवस्था में कोई गुणात्मक बदलाव आया तो आपको बताना चाहिए था। सुधाकर जी का नाम शायद ही कोई हो जो नहीं जानता होगा और हम लोग इनको विस्फोटक नेता बोलते हैं। जब हम लोग न्यूज़ रूम में होते हैं तो सुधाकर जी के बारे में कहा जाता है विस्फोटक नेता हैं, क्योंकि जब भी बोलते हैं तो लॉजिकल होता है, लेकिन वो बहुत ही पिंचिंग होता है। पिंचिंग उनके लिए जो कुछ ना कर रहे होते हैं या काम में रुकावट डाल रहे होते हैं, उसके लिए बहुत ही पिंचिंग होता है। और हमने कई बार ये नोटिस किया है कि न्यूज़ रूम में जब भी बड़ी खबर आती है, अगर उस बीच में कोई सुधाकर जी की खबर देखती है तो शायद उसको प्रायोरिटी दी जाती है कि सुधाकर जी की खबर पहले बनेगी, क्योंकि ये इनका जलवा है। ये इनके मतलब आप कह सकते हैं कि जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बोलते हैं उसका ये है। सुधाकर जी, मैं सिर्फ पहला सवाल ये पूछना चाहूँगा कि जब इस बार सरकार बदली, मतलब फिर से बीजेपी की तरफ गए, तो सबको मतलब ये आश्चर्य हुआ। आपको हुआ था क्या? हमारे साथ जब आए थे नीतीश कुमार सरकार चलाने के लिए, बनाने के लिए, वो हम लोगों के लिए चौंकाने वाला विषय था। अच्छा। जाने के लिए हम लोग चौंके नहीं थे कि वो जा रहे हैं। सच ये है कि मैं सरकार का हिस्सा था तो कई अवसरों पे जो एक अलायंस गठबंधन के जो एजेंडा होते हैं वो सामूहिक होते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जिनका नाम है वो अपने निजी एजेंडा पे चलते हैं। क्योंकि उनका दल उनको मैं कोई दलीय प्रतिबद्धता, वैचारिक प्रतिबद्धता वाला नेता मैं नहीं मानता। व्यक्ति केंद्रित तो राजनीति करते हैं, तो उन परिस्थितियों में उनके जितने निर्णय हो रहे थे वो मुश्किल से ही अपने सहयोगी दलों के लिए स्पेस क्रिएट कर रहे थे। और आपने विधानसभा में भी देखा होगा कि राष्ट्रीय जनता दल के हमारे नेता तेजस्वी जी ने जब कहा कि हम नौकरियों की जो वायदा किए थे या सामाजिक आर्थिक जनगणना का जो हम वायदा किए थे उस पर हम काम किए, तो उसको बाकायदा मुख्यमंत्री के तौर पे, सदन नेता के तौर पे झुठलाया गया। हम लोग को कहा गया कि नहीं, ये हमारा काम है। तो इस विचार के जो नेता हैं वो अस्थिर रहते हैं, तो जब चले गए तो हम लोग को कोई चौंकाया नहीं विषय कि वो जा रहे हैं। नहीं इसलिए था कि आश्चर्य आपको नहीं हुआ होगा कि ये संबंध दोबारा टूटा। लेकिन एक सवाल ये है सुधाकर जी कि ये संबंध ज़्यादा चलता कैसे जब जो कैबिनेट मिनिस्टर ही उनके खिलाफ अगर बयान देने लग जाएं, चाहे वो कृषि मंत्री ही क्यों ना हो, तो चलेगा कैसे, मामला चलेगा कैसे? देखिए, दिक्कत कहाँ है? दिक्कत नई राजनीति को लेकर है। ऐसा भारत के आज़ादी की लड़ाई में हमारे राजनेताओं ने कल्पना नहीं किया था कि राजनीति व्यक्ति केंद्रित हो जाएगा। हम लोगों ने लोकतंत्र को अपनाया था और लोकतंत्र सामूहिक भावनाओं से चलने वाला तंत्र है। इसमें पक्ष और विपक्ष की दोनों प्रयास, हाँ और ना पक्ष कहते जरूर हैं, लेकिन सदन बनता ही है सभी दलों के साथ, और सदन के भीतर हो या सदन के बाहर। कैबिनेट के बारे में तो कहा गया है सामूहिक नेतृत्व, इसमें व्यक्ति कहाँ महत्व रखता है?
लेकिन सार्वजनिक तौर पर टिप्पणी आप कैबिनेट में बात कर सकते हैं या उनसे मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन सबके सामने बोलना ये क्या मतलब गठबंधन के साथ चल पाएगा? देखिए, मैं कहा कि जो नई परिपाटी है, चूंकि इनर डेमोक्रेसी खत्म हो गया, लोकतंत्र के लिए पार्टियों के लिए जो सबसे जरूरी तत्व था, जो नीति निर्देशक उसके जो सिद्धांत थे कि इनर डेमोक्रेसी होगा, कोई चर्चा नहीं है देश में अब आज के दिन में कि इनर डेमोक्रेसी होता क्या। कोई राजनीतिक दलों के भीतर इनर डेमोक्रेसी रहा नहीं। उसकी एक संसदीय बोर्ड होता है, जहां प्लेटफॉर्म होता है, जहां सभी अपने लोगों की बात रखते हैं, जो आम जन से सुनते हैं। तो कहाँ प्लेटफॉर्म है किसी दल में? अगर मीडिया के जरिए अगर हम अपनी बात को न रख पाएँ तो आप मान के चलें कि फिर कहीं कोई बात जगह पे रखने का कोई जगह है नहीं। आप हाउस के भीतर भी देखेंगे, जो हम लोगों ने व्हिप का जो नियम लाया, व्हिप के जरिए पर्पस इतना था कि स्प्लिट नहीं होगा पॉलिटिकल पार्टियों का, लेकिन आज व्हिप के आड़ में हम अपने डिफरेंस वॉइस को भी लोगों ने बंद कर दिया। इस देश में आप नहीं बोल सकते, विधानसभा के भीतर, सदन के भीतर, सदन के बाहर और मीडिया में, तो फिर बोलेगा कहाँ? आप अमेरिकी मॉडल को देखें डेमोक्रेसी में, वहाँ पे जब कोई भी लॉ मूव हो रहा होता है तो वहाँ वोटिंग में वहाँ व्हिप नहीं चलता। दोनों दल मिल के कानून बनाते भी हैं और दोनों दल के सदन सदस्य विरोध भी करते हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। सरकार ने जब मूव कर दिया लॉ, तो उसके जो समर्थक हैं उसको वोट देना होगा, नहीं तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। तो प्रॉब्लम कहाँ है, ये क्यों हुआ? ये ऐतिहासिक रूप से इस पर देश के मीडिया के लोगों को, सभी स्टेक होल्डर्स को विचार करना होगा। सरकार बनाने और बचाने तक व्हिप रहना चाहिए, लेकिन विचारों के प्रकटीकरण में व्हिप अगर है तो फिर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र मर जाएगा। नहीं तो सुधाकर जी एक बात बताइए, सीएम का चेहरा लेकर सरकार चल रही है और उसी में कृषि मंत्री कुछ बोलें, शिक्षा मंत्री कुछ बोलें, तो सीएम फेस सेविंग कैसे करेंगे और कैसे चलाएंगे? सीएम कोई भी हो, जो सवाल होगा, मैं कहा सीएम कोई अलग नहीं होते। जैसे क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो क्लास मॉनिटर होता है। अगर कैबिनेट में 35-40 लोग हैं तो मॉनिटर है वो मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री कोई सुपीरियर इंस्टीट्यूशंस नहीं है। मैं इस कानून की बात कर रहा हूँ, परसेप्शन की बात नहीं कर रहे हैं। आप परसेप्शन की बात कर रहे हैं, मैं कानून की बात कर रहा हूँ। पर कि सुपीरियर कुछ नहीं है। अगर डिफरेंसेज हैं तो सुलझाएंगे, कैबिनेट के भीतर भी और कैबिनेट के बाहर भी। इसमें क्या विषय था? लेकिन परसेप्शन अच्छा होता है तो कई बार कुछ चीजें ऐसे भी सुलझ जाती हैं। परसेप्शन अच्छा होता है तो स्वाभाविक है। आप मानिए कि टीम लीडर ठीक नहीं है। अच्छा, चलिए ठीक है। ये बताइए कि लॉ एंड ऑर्डर का टॉपिक क्या गले की फांस बनी आरजेडी की, या वो सब ठीक था? देखिए, जब हम लोकतंत्र के सबसे बड़े नायक अब्राहम लिंकन की, जब कोई भी दुनिया में जब लोकतंत्र की बात आती है तो अब्राहम लिंकन के बिना बात न शुरू होती है न बंद होती है। उनके राज जब प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, तो दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध लड़ा गया था। 10 लाख लोग तो मारे गए थे लोग उसमें। तो क्या अमेरिका डिस्ट्रॉय हो गया था, खत्म हो गया था? बात को समझना होगा। लॉ एंड ऑर्डर एक अलग सवाल, सोशल रिफॉर्म, सोशल जस्टिस, और इस देश में जिन राज्यों में हुए वहाँ पे संघर्ष हुए, उसका एक अलग था और ये होना ही होगा। बिना उसके कोई सोसाइटी आगे बढ़ेगी ही नहीं। इंक्लूडिंग अमेरिका भी नहीं बढ़ा होता जब गोरे और कालों की जो संघर्ष थे, और उसमें अगर वो संघर्ष नहीं होता तो शायद अमेरिका ऐसा नहीं होता। बिहार लेट शुरू हुआ सोशल जस्टिस का काम, उसमें हुए, लेकिन चीज़ें तो उसी दौर में ख़त्म हो गई थी। आप अच्छी तरह से बेलछी बिहार में पहला नरसंहार था, वो कब हुआ था? 79 में। और अंतिम हमारे यहाँ नरसंहार कब है? 2000 में। 2000 के बाद, जबकि जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार तो 2005 तक चली है। मतलब वो टेन्योर को देखिए आप, तो लगभग वो 20-21 साल का रहा, और ये कई राज्यों में ऐसा रहा। बंगाल, पश्चिम बंगाल में भी रहा, आप तमिलनाडु में भी रहा, अलग अलग समयों पे रहा। तो ये उसमें कांग्रेस का भी कार्यकाल का दलेल चक बघौरा कांड किसके ज़माने में था? उस समय तो राष्ट्रीय जनता दल नहीं था।
औरंगाबाद का एक प्रमुख घटना थी, कांग्रेस का ही रिजिम था। तो ये इस दौर में जो लोग शासन किए, सभी राजनीतिक दल शासन किए, जनता पार्टी भी किया, कांग्रेस ने भी किया, राष्ट्रीय जनता दल ने भी किया, और राष्ट्रीय जनता दल के साथ तो भाजपा भी था। अगर हम जनता दल अगर हम देखें 90 से 92 2 साल में वो भी लोग थे। तो ये किसी एक राजनीतिक दल पे आरोप नहीं जा सकता, एक राजनेता पे भी आरोप नहीं जा सकता, लेकिन उस दौर में सभी दोषी हैं। अगर गलत है तो सभी दोषी हैं, लेकिन सभी, अगर सुधार हुआ तो सभी लोगों ने प्रयास किया, सब लोगों ने मिलकर इसको नियंत्रण में लाया। आप देखेंगे उस समय दौर में जो लिबरेशन था, सीपीआई लिबरेशन, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में इमर्ज किया, जो लिबरेशन में थे, जो संघर्ष में थे, लेकिन उनको भी लगा कि लोकतंत्र में बदलाव हिंसा के जरिए नहीं होगा, वह वोट तंत्र के जरिए हो गया। तो वो लोगों ने भी पॉलिटिकल सिस्टम में आए। तो ये कोई उस दौर को मैं नहीं मानता कि वो बिहार के लिए कोई बुरा दौर था, काला अध्याय था, वो एक समय की मांग थी। जो जिस तरीके से सरकार चल रही है, जो सरकार बनी है, बिहार का भविष्य कैसा दिख रहा है? क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है आने वाला 5 साल, आने वाला 7 साल क्या दिख रहा है? बिहार कहाँ जा रहा है? देखिए, जो मैं राजनीति को समझ रहा हूँ उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार की विदाई तय है, और ये समय 3 महीने भी हो सकता है और मैक्सिमम 9 महीने होगा। इसके बाद जो नया नेतृत्व आएगा, सीधी सीधी बात, और नया नेतृत्व आएगा तो उसके एजेंडे अलग हैं। जो नया नेतृत्व है बिहार का, उसके एजेंडे अलग हैं। वो आर्थिक न्याय की तरफ बात कर रहे हैं। एजेंडा में तो आज है ना आर्थिक न्याय की बात, नौकरियों की बात, रोजगार की बात, बेहतर शिक्षा की बात, कृषि क्षेत्र में सुधार की बात, एजेंडा में तो है। मीडिया के विमर्श में भी है, पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में भी है। तो ये मैं मानता हूँ कि बेहतर संकेत है, लेकिन यह उस काम को शुरू कहीं जो नहीं हो पा रहा है, जो व्यक्ति हैं जो इस पूरे प्रोसेस को रोके हुए हैं, नीतीश कुमार, वो अब उनका रिटायरमेंट है 3 महीने से इधर और मैक्सिमम 9 महीने में। ये कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे वो। मैं अगर सुधाकर जी से कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सुधाकर जी जवाब जरूर देंगे। तो आप अगर कोई सवाल हो, जेन्युइन सवाल, कोई खींचतान वाली सवाल नहीं, लेकिन अगर कोई सवाल जेन्युइन हो तो ज़रूर पूछें। सुधाकर जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या सरकार आरजेडी के साथ भी सरकार रही तो जो डेवलपमेंट की बात है उसमें कुछ आपको लगता है कि विल पावर की कमी, जो डेवलपमेंट होना चाहिए था शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, उतना हुआ नहीं? देखिए, बेसिकली पहले डेवलपमेंट को समझना होगा कि डेवलपमेंट है क्या। मानव विकास सूचकांक उसको बोलते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने, जो उसमें मानव विकास सूचकांक में सड़क नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बेसिकली हेल्थ सेक्टर है, उसमें एजुकेशन सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं इसको, ये सेकेंडरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेकेंडरी है, एयरपोर्ट हो, रोड हो, रेल हो। मैंने एजुकेशन और मैं उसी पर उसी पर मैं आ रहा हूँ। बेसिकली क्या है कि लोग बार बार कहते हैं बिहार में विकास हुआ, मैं कहता हूँ बिहार में विकास नहीं हुआ। उस सेकेंडरी सेक्टर में काम शुरू कर दिया लोगों ने, प्राइमरी सेक्टर में काम नहीं हुआ। एजुकेशन में हम दुनिया में कब हम आगे थे? बिहार, ये आज का बिहार की मैं बात नहीं कर रहा, हम आधी दुनिया पे राज कर रहे थे बिहार के लोग, और भारत मतलब बिहार होता था। ये नहीं था कि भारत कोई अलग उसकी राजधानी थी, पटना ही उसकी राजधानी थी। तो हम जो भारतीयों के द्वारा जो शासन है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि भारतीय मूल के जो शासक हुए, वो बिहारी थे सभी। कोई भी इस देश में भारतीय मूल का शासक वो बिहार के बाहर का नहीं है, वो सभी बिहार के लोग हैं। बाकी तो अंग्रेज शासन किए या मुगल शासन किए, जो विदेशी मूल के लोग थे। तो भारत का इतिहास मतलब बिहार का इतिहास। तो बिहार दुनिया पे राज कर रहा था, आधी दुनिया पे, सांस्कृतिक रूप से और राजनीतिक रूप से, दोनों तरह से। तो उसमें क्या था, हमारे पास सबसे ताकतवर विश्वविद्यालय थे, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय। क्योंकि तक्षशिला जरूर पाकिस्तान में आज है, लेकिन है तो वो पाटलिपुत्र का हिस्सा था, राजधानी का। या विक्रमशिला, जितने भी 18 है
विश्वविद्यालयों के बारे में। ये तारेगना जिसको बोलते हैं, जहाँ आर्यभट्ट ने जन्म लिया, वो भी विश्वविद्यालय था। ठीक है कि बहुत सारे अभी रिसर्च बाकी है। तो ये जो विश्वविद्यालय जब तक थे, हम दुनिया पर राज कर रहे थे, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से। तो शिक्षा तो महत्व रखता है। एक ख़त्म होता है 2007वीं सदी में, और 7वीं सदी के बाद बिहार की ही नहीं अवनति होती है, पूरे देश की अवनति होती है। हम एक अंधकार काल में चले गए, पूरा देश के लोग। और आज भी मैं मानता हूँ कि शिक्षा में जो निवेश होना चाहिए, जो हमारे पास रिसर्च इंस्टीट्यूट होने चाहिए, वो दूर दूर तक नहीं है। देश भर की मैं बात करता हूँ, बिहार उसमें ज़्यादा दोषी है। मतलब हम एक गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक संस्थानों का हम निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें इंक्लूडिंग आरजेडी सरकार शासन भी, मैंने कहा सभी लोग। अब मैंने क्या कहा, 7वीं सदी से 20वीं सदी तक, इस 1300 सालों में हमने कोई विश्वविद्यालय राष्ट्रीय जनता दल के ढहा तो नहीं दिए। जो बने थे उसको चला रहे थे। हमने 6 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना किया अपने शासनकाल में। मैंने कहा कि 1300 सालों में जो उन लोगों ने रूल किया, उन लोगों ने शैक्षणिक संस्थाओं के निर्माण पर बहुत ध्यान नहीं दिया। ये सभी के लिए सबक है, और जो राजनीति में है उनके लिए सीखने की ज़रूरत है कि हमको एक ताकतवर शैक्षणिक संस्थानों का निर्माण करना ही होगा। तो भविष्य में बिहार में निवेश कैसे आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप होगा, एजुकेशन की दिशा कैसे सुधरेगी, क्या कुछ? मैंने कहा ना कि पैसा जो आया तो हमने कहाँ लगा दिया, सेकेंडरी सेक्टर में मैंने पैसा लगा दिया। बिहार के लोगों ने जो कर्ज लिए, हम देखिए अभी पैसा क्या है, निवेश क्या है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और राज्य सरकारें हैं, उसकी मेजॉरिटी जो इन्वेस्टमेंट है वो ऋण के जरिए आ रहा है। तो ऋण, ये जो हमने कर्ज लिया वो कहाँ लगाना था हमको, हमने एक सेकेंडरी चीज़ में लगा दिया, सड़कों के जाल बिछाने में, हमने बाढ़ नियंत्रण में, इस तरह के कामों में पैसा लगाया। जबकि हमको लगाना चाहिए था एजुकेशन में। केवल एक एजुकेशन में हम पैसा निवेश कर दें तो करीब करीब 1 लाख करोड़ जो पैसा बाहर छात्रों पे खर्च कर रहे हैं बिहार के लोग, 1 लाख करोड़ रुपया बचेगा। हमारा बजट ही है जी बिहार का 2,72,000 करोड़, उसमें हम 1 लाख करोड़, इस बिहार के लोग तो दूसरे राज्य में केवल पढ़ने के लिए बच्चों पे खर्च कर रहे हैं। हर साल हम डिनाई करते हैं 9 लाख इंटरमीडिएट में पास 15 लाख होते हैं, और 6 लाख ही उच्च शिक्षा में हमारे पास सीटें हैं। 9 लाख लोगों को हम डिनाई करते हैं सीधे सीधे, अकोमोडेट नहीं, मैं कड़ा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। हम पढ़ने के लिए मना करती है बिहार की सरकार कि मेरे पास जगह नहीं है, आप जहन्नुम में जाइए। ये 9 लाख कहाँ जाते हैं? ये कोई भी जो हायर एजुकेशन में 9 लाख बाहर जाएगा तो मिनिमम 5 साल 45 लाख बिहार के केवल छात्र देश के दूसरे हिस्से में जाते हैं। अगर न्यूनतम 15,000 रुपये खर्च कर रहे हैं महीने का मिनिमम, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए 80,000 90,000 करोड़ रुपया बिहार से बाहर केवल पढ़ने का जा रहा। अगर हम 1 लाख करोड़ रुपया निवेश कर दें इस राज्य के भीतर एजुकेशन सिस्टम में, तो हम हर साल 1 लाख करोड़ रुपया बचा सकते हैं। शिक्षा पे बात हो रही है, अभी जो चल रहा है वो कैसा लग रहा है आपको? शिक्षा में कुछ सुधार की गुंजाइश दिख रही है? मैं कहता हूँ रेडिकल चेंजेज है तेजस्वी जी के नेतृत्व में। अगर हम नाम उनका लें तो बिहार का बच्चा कहेगा जो हमने नई बहाली की, पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए टीचरों की बहाली कम से कम देश के अन्य हिस्सों में नहीं है। ये बिहार यूनिक स्टेट हुआ जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से लोगों की बहाली की, और जो रफ्तार है, जो सेंक्शन पोस्ट हैं और जो रफ्तार है, मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में ये केवल इससे रोजगार हमने नहीं दिया, बिहार बदलेगा। क्योंकि हमारे गांव के जो स्कूल में जहाँ 6 टीचर की ज़रूरत थी वहाँ 2 टीचर थे, जहाँ 9 टीचर की ज़रूरत थे वहाँ 4 टीचर थे। वो टीचर जो गए हैं तो इसका थोड़ा असर आएगा, वक्त लगेगा। क्योंकि कोई भी बीज एजुकेशन ऐसा बीज है जिसको हम रोपते हैं तो उसका परिणाम 20वें 18वें साल में आता है। तो प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन इम्प्रूव करेगा जो हमारी इस बहाली के जरिए, और टीचर गए हैं गाँव में। और पोस्टिंग में भी सरकार ने ट्रांसपेरेंसी रखी थी कि जहाँ टीचर की ज़रूरत थी वहाँ लोगों को भेजा। ये नहीं था कि उनको बाज़ार में शहरों में रख दिया, ये नहीं। पोस्टिंग का पहला प्रायोरिटी था जहाँ सबसे अधिक कम टीचर हैं वहीं पहले जाएंगे। इतने सारे बच्चे बाहर चले जाते हैं, लेकिन ये बात आप नेता को क्यों नहीं समझाते कि कॉरस्पॉन्डेंस से भी वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं?
थोड़ा मैट्रिक भी कर लें, इंटर भी कर लें, नालंदा ओपन विश्वविद्यालय है, वहाँ से भी 10वीं पास कर सकते हैं, 12वीं पास कर सकते हैं। ये बात तो पहले आप अपने नेता को समझाइए ना। मैं तो हम उस दौर में जी रहे हैं। मैंने कहा कि देश और राज्य की जो परिस्थितियां हैं कोई अलग नहीं, जहां इस देश के प्रधानमंत्री इंटायर पॉलिटिकल साइंस के पीजी हैं, इंटायर पॉलिटिकल साइंस, जो आज तक सब्जेक्ट जन्म ही नहीं लिया। नहीं, सुन लीजिए, मैं पॉलिटिकल सवाल जब किए तो पॉलिटिकल जवाब हमारा है, और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। हाँ, तो आप हैं तो क्या नरेंद्र मोदी देश दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे? और दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे तो इंटायर पॉलिटिकल साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी में था। देखिए, सवाल यह है कि राजनेताओं के शिक्षा पर जरूर ध्यान होनी चाहिए, लेकिन कानून नहीं कहा। हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई वाले लड़ने वाले 100 नेता में से 90 से ज़्यादा बैरिस्टर थे ऑलमोस्ट। आप सरदार भाई पटेल से लेकर के नेहरू से लेकर के जितने नाम जानते हैं उसमें 2-4, लेकिन जब भारत के संविधान बनाने वाले अंबेडकर साहब, वो सब विदेशी इंस्टीट्यूशन से पढ़े थे, लेकिन उन्होंने नहीं लिखा ना। कहाँ लिखा कि पढ़ा लिखाई आदमी इस देश में चुनाव लड़ेगा, पढ़ा लिखाई लोग वोट देगा? चर्चा हुई थी। देखिए, पूरी सोसाइटी एक साथ ग्रो करती है, कोई ये नहीं है कि आप अलग अलग सोसाइटी अलग अलग तरीके से ग्रो करेगी। जैसी सोसाइटी और लीडर भी वैसे पैदा होंगे। फिर भी अभी भी संभावना है, मैं आपके बात से सहमत हूँ, पढ़ना चाहिए, डिग्री के बाद भी पढ़ना चाहिए। जिन लोग समझते हैं कि मैं मेरी पढ़ाई डिग्री यूनिवर्सिटी, नहीं, डबल ट्रिपल एमए की जरूरत नहीं है। हाँ सुधाकर जी, ये बोगस। सुधाकर जी, हाँ, अभी आपने कहा कि आपके शासन काल में 6 विश्वविद्यालय खुले, और उस समय मुझे याद है कि आपके पिताजी भी मंत्री हुआ करते थे। विश्वविद्यालय खोल दिया आपने, लेकिन पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था के सारे टीचरों की बहाली आप लोगों ने नहीं की, और एक एक डिपार्टमेंट खाली रह गया। सिर्फ बच्चों का एडमिशन हुआ और बच्चे घर बैठकर एग्जाम दिए। और मैं ये मानता हूं कि शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा जो आपके कार्यकाल में हुआ, मुझे नहीं लगता है कि आज के डेट में जो ये आप आरोप लगा रहे हैं कि सरकार इस तरह कर रही है। पूरा का पूरा विश्वविद्यालय, चाहे जिस बक्सर जिले से ये मैं खुद आता हूं, आपके पिताजी के प्रयास से लालू जी ने खोला बीरकोल से विश्वविद्यालय, पूरा का पूरा कॉलेज समाप्त हो गया, कोई टीचर की बहाली नहीं हुई है, और आज तक भी वही स्थिति है, ले दे के काम चल रहा है, टेम्पोररी हो रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि सरकारें बदलती हैं, लेकिन आपके सवाल जनता के बीच है, और आप भी जनता के बीच जाने वाले हैं। यह चुभ क्यों नहीं रहा आपको? आप कह रहे हैं कि नेताओं को बदलिए, ये चुभना तो आपको भी चाहिए। हमने क्या कहा कि हमने कोई भी विश्वविद्यालय ढहा दिया हो तो नाम बता दीजिए। इस राज्य में बने हुए पहले से कोई विश्वविद्यालय जिसको हमने निस्ताबूद कर दिया हो, तोड़ दिया हो, ये बता दीजिए। हमने तो जोड़ा। आप जिस स्केल पर जोड़ने की बात करें उस स्केल पे नहीं जोड़ा। हाँ, तो मैंने कहा नहीं, मैंने सवाल पूछा था कि इंक्लूडिंग आरजेडी, अगर कमी है तो इंक्लूडिंग आरजेडी सारे। जी जी जी, लगता है या तो बाद में, नहीं, या तो बाद में आई इसका मतलब। तो आप दोबारा वीडियो खोल के देख लीजिएगा, ना मैंने कहा कि मैं मेरे भी राज में। हाँ, मैंने सवाल किया था और जवाब दिया था इन्होंने। ये हमने नहीं, मैंने कहा कि जो निवेश होना चाहिए था हायर एजुकेशन में वो नहीं हुआ। हमने कहा इंक्लूडिंग मी, हमारे भी राज्य में हमने 6 विश्वविद्यालय दिए, लेकिन 6 से नहीं चलेगा, और जरूरत था। और जिसकी आप कह रहे हैं टीचरों की, सच है कि टीचर तो नहीं थे ना, अभी भी नहीं है ना। जब कहा तेजस्वी जी कि हम बहाल करेंगे तो मजाक उड़ा था कि नहीं? इसी राज्य में मजाक उड़ाया गया था कि नहीं? राज्य में नेताओं के द्वारा, मीडिया के द्वारा, ये कहाँ से करेंगे, लेकिन हुआ कि नहीं? अब भी मैं कह रहा हूँ सामूहिक प्रयास। मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, मैंने कहा नेतृत्व चेंज होगा, जो नई पीढ़ी आने वाली है उसके एजेंडे में है ये सब जिन चीज़ों की आप चर्चा कर रहे हैं वो है एजेंडा में, लेकिन उनको स्वतंत्रता नहीं। हम कृषि क्षेत्र में सुधार चाहते थे, मंडी नहीं है कानून इस राज्य के भीतर। हमने तो इतना ही कहा था कि मंडी कानून बना दीजिए, मिनिमम सपोर्ट की गारंटी दे दीजिए। मिनिमम सपोर्ट की गारंटी एक कानून का टुकड़ा है, कागज का टुकड़ा है, इससे कोई सरकार के बजट पे लोड नहीं बढ़ता, लेकिन नहीं हुआ तो इसका मतलब कि आगे नहीं होगा। मैं नहीं मानता, जरूर होगा आगे। क्या लग रहा है कि जो आप नए पीढ़ी की बात कर रहे हैं, नए लीडरशिप की बात कर रहे हैं, यंग जनरेशन में कौन है? देखिए, मैं चयन नहीं करने वाला हूँ, चयन तो जनता करेगी, लेकिन ये है कि पुरानी पीढ़ी तो उसका रिटायरमेंट है ना इसी साल, 1 साल के भीतर
सभी लोग रिटायर करने जा रहे हैं। नए लोग तो जनता चुन लेगी, ऐसा नहीं है कि हमारे कहने से किसी को चुन लेगी, लेकिन चुन लेगी जिनको। बतौर आरजेडी पार्टी क्या है एजेंडा, क्या है, किस तरीके से बिहार को आगे लेकर जाने का है? कुछ ब्लूप्रिंट है, कुछ हमारे रूपरेखा तय हुई है? बहुत साफ राष्ट्रीय जनता दल आर्थिक न्याय की बात किया था कि हम आर्थिक न्याय की तरफ बढ़ेंगे, और आर्थिक न्याय में ही हम लोगों ने सिंचाई, कमाई, दवाई, सुनवाई और कार्रवाई की सरकार बनाएंगे। सिंचाई का मतलब ही तो कृषि क्षेत्र में रिफॉर्म, दवाई हेल्थ सेक्टर है ही है, पढ़ाई भी हमने कहा था। यही 5 इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम लोगों ने किया था और लोगों ने मतदान भी किया था, और इसमें काम बढ़े। हमारी मेजॉरिटी की सरकार नहीं थी, हम एक सहयोगी थे, हम बड़े दल होकर एक छोटी भूमिका में थे, और उस छोटी भूमिका पे भी सवाल है कि हम लोग सवाल कर रहे थे सरकार में, मतलब हम लोग दोषी थे। आज भी लोगों के जेहन में है कि राष्ट्रीय जनता दल के दोषी लोग थे। हम लोगों ने कहा भी क्या था कि इसको करना है हमको, सवाल तो मुख्यमंत्री से था। जिस तरीके से जब भी आरजेडी का शासन आता है तो क्या भय दिखाया जाता है, ये आप समझ सकते हैं। क्या उस मतलब स्टैंप से छुटकारा मिल पाएगा आरजेडी को? राष्ट्रीय जनता दल शाश्वत है इस राजनीति में, ये कभी समाप्त होने वाला विषय नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल वैचारिक आधार पर बनी हुई पार्टी है। व्यक्ति बदलेंगे, वो आते जाते रहेंगे। नीतीश कुमार व्यक्ति केंद्रित पार्टी हैं, बिना विचार की पार्टी हैं, इसीलिए वो नहीं रहेंगे। एक सवाल सर, एक प्रश्न है मेरा। आज का टॉपिक है भविष्य का बिहार। आप जब सर कृषि मंत्री थे तो बड़ा बारीकी से सर आपको हम लोग फॉलो करते थे, और बहुत अच्छा लगता था जिस तरीके से आप सर बेबक होके आप अपना भावनाओं को, अपने नीतियों को स्पष्ट करते थे। लेकिन क्या आपको लगता है जब आप जैसे कद्दावर नेता को जब सुना नहीं गया, आपकी पार्टी आपके साथ खड़ा नहीं हुआ, तो क्या बिहार का भविष्य सही हाथों में है? एंकर साहब तो मुझे दोषी माने थे कि नहीं हमारा सवाल ठीक नहीं था, लेकिन पहली बार उधर से आपका समर्थन आया है तो इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। मेरे मुद्दे सही थे, मेरे कहने के तरीके कड़े होंगे, मेरे कहने के तरीके हो सकता है गलत हों, हम उतने परिपक्व राजनेता न हों, लेकिन मैंने कहा भी कि मैं इस पद पे ना रहूं, मेरी ज़रूरत नहीं है कोई कि हम इस पद पे रहें, काम तो कर दें। मैंने यहाँ तक प्रस्ताव रखा था कि एक जीवन में 100 सवाल नहीं सुलझेंगे, 1-2 सवाल सुलझा ले जीवन तो उसको हम लोग मानते हैं धन्य हो गया जीवन। हमारा कृषि का ही सवाल में 2 सवाल था। मैंने कहा था कि मंडी कानून बना दीजिए, और दूसरा हमने कहा था कि मिनिमम सपोर्ट की गारंटी दे दीजिए, और मैं राजनीति से विदा हो जाता हूँ। मैंने एक लाइन मैंने स्टैम्प पेपर पे लिख के देने के लिए तैयार था, मैं राजनीति से विदा हो जाता हूँ, 5 साल काफ़ी है मेरे लिए, 2 मुद्दे सुलझा दीजिए। अब इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कर नहीं सकता था बैठे हुए जो सरकार में है, और इससे ज़्यादा कोई शहादत भी नहीं हो सकता। पद छोड़ने से बड़ा कोई शहादत नहीं होता। लेकिन हम उन मुद्दों को छोड़े नहीं हैं, हम लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। बिहार में 20 जिला गए हैं, 20 जिला और जाएंगे, और पटना में भी बड़ी सभा करेंगे इसको लेकर के। सुधाकर जी, बस एक सवाल की फ्यूचर को लेकर आरजेडी एज ए पार्टी क्या सोचती है और क्या एजेंडे में है, क्या ब्लूप्रिंट है? जो आप बोल रहे थे वो शायद कंप्लीट नहीं कर पाए। हम ज़्यादा नहीं, 2 मिनट में ही हम लोगों का एकदम है कि जो प्राइमरी जो सेक्टर है, जो एजुकेशन और हेल्थ, इस 2 के जरिए हम व्यापक बदलाव लाएंगे। व्यापक बदलाव एजुकेशन में जो ही होगा उसमें स्किलिंग भी होता है। सर्विस सेक्टर के लिए जो ज़रूरत है लोगों को, जो स्किल्ड लोग को चाहिए, वो एजुकेशन के ही जरिए आएगा। हेल्थ सेक्टर के जरिए हम पूरे चीज़ों को, हम ह्यूमन इंडेक्स को इम्प्रूव करते हैं। बेसिकली एक बहुत छोटा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। जब चीन 1970 के दशक में जब वो प्लान कर रहा था कि हमको विश्व लीडर बनना है, तो उसने अपने वहाँ के लोगों के खान पान के तरीके को बदल दिया था, और एवरेज जो हाइट जो चीनी लोग का है वो एवरेज हाइट बढ़ गया केवल खान पान के तरीके से। जो माल न्यूट्रिशन की जो ज़रूरत है, जो हेल्थ के लिए ज़रूरी है, उसके चीज़ों को उसने बदला। और आज पहले जो चीनी छोटे कद के लोग माने जाते थे, कमज़ोर लोग माने जाते थे, उनका आज सबसे ताकतवर। और एक स्वस्थ शरीर के भीतर स्वस्थ दिमाग रहता है, कमज़ोर शरीर के भीतर स्वस्थ दिमाग नहीं हो सकता, यह विज्ञान करता। मैं
मूलतः आर्ट्स का विद्यार्थी हूँ, शायद मेरी बातों में चूक हो रहा होगा तो आप उसको अन्यथा में न लें, लेकिन जो मेरी जानकारी है तो ये 2 सेक्टर में हम बदलाव, और बिहार एक सबसे युवा राज्य है लोगों के लिए, और एक इसको हम मानते हैं कि ये हमारे लिए प्रीमियम के रूप में है एज, जो युवा जो आबादी है। लेकिन अगर हम लोग नहीं काम की, एजुकेशन के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में इम्प्रूवमेंट नहीं लाए तो हमारे लिए बेसिकली डिजास्टर होगा, अराजकता की स्थिति में हम बिहार के लोग चले जाएंगे। और ये हमारी जो बड़ी आबादी है जिसको एम्प्लॉयमेंट 2 ही जगह जनरेट होगा, एक कृषि क्षेत्र में सुधार के जरिए, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में सुधार के जरिए, और इसके लिए केवल एक बड़ा काम मैं कह रहा था सरकार से कि कोसी हाई डैम एक अकेला बिहार के जीडीपी में 25% का इम्प्रूवमेंट लाएगा। और दूसरा ये था कि मंडी होनी चाहिए, मंडी कानून होना चाहिए, प्लेटफॉर्म होना चाहिए, और एक हमारे लिए मिनिमम सपोर्ट की गारंटी होनी चाहिए। ये 2-3 बदलावों में बिहार की मोस्टली जो हमारे जो प्रॉब्लम है वो एक कोरलेट है, एक इंटरलिंक है, वो सीधे अपने आप ठीक होने लगेंगे। तो क्या लग रहा है कि 5 साल में भविष्य बिहार का क्या है, कहाँ तक पहुँचना चाहिए? मैंने सोचा भी था कि 2030 बिहार कहाँ होगा, मैंने किताब भी लिख रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं, बेहतर हम उम्मीद करते हैं, बेहतर उम्मीद करते हैं, बेहतर होगा। सब नए जनरेशन के लीडर बहुत उत्सुक हैं बिहार को बदलने के लिए, और उस बिहार जो पिछड़ा बिहार का जो तगमा है उसको हटाने में सबको रुचि है। उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये काम शुरू होगा। ये पिछड़ा बिहार का तगमा हटाने के पीछे सुधाकर बाबू, आपसे एक सवाल है कि 6 विश्वविद्यालय के बारे में आपने बताए। हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के सरकार के अंतर्गत चरवाहा विश्वविद्यालय खुला था। चरवाहा विश्वविद्यालय के प्रति आपके पिताजी भी उस सरकार में वरिष्ठ मंत्री रहे हैं और सिंचाई मंत्री भी रहे हैं। आपने ऐसे प्रकरण पर उसका विरोध क्यों नहीं किया गया? सरकार के जनता के गाढ़ी कमाई को क्यों जो है धरसाई किया गया? और सिंचाई के माध्यम से हमारे यहाँ मलई बराज का एक, आप कृषि मंत्री भी बिहार सरकार में रह चुके हैं, तो मलई बराज के मांग के लिए स्वर्गीय बसंत सिंह ने बहुत बड़ा कदम उठाया था, और उस पर कदम उठाया था, उसमें जगता बाबू ने उसका विरोध किया और लालू जी ने उसको अनुमोदन नहीं किया। जहां सर सवाल 10,000 करोड़ लोग को फायदा होता। एक सवाल कंप्लीट कर लीजिए। एक सवाल करिएगा तो जवाब बेहतर ना आएगा। हाँ, पहला हमारा सवाल चरवाहा विद्यालय पर है सर, आप उसका उत्तर दे दीजिए। चरवाहा विद्यालय के बारे में, चरवाहा विद्यालय के बारे में यूएनओ ने उसको सर्टिफाई किया कि बहुत बेहतर एक मॉडल था, कंसेप्ट था। अब आपको नहीं समझ में आया तो हमारी बात हम नहीं समझा पाएंगे। सबसे बेहतर कंसेप्ट था। वो लोग जो गरीबी की हालत में थे, जो स्कूलों में जा नहीं सकते थे, स्कूल उनके घर तक पहुंचाने की बात थी। और ये हम नहीं, इस कंसेप्ट को विश्व बैंक से लेकर के दुनिया की सभी तमाम एजेंसियों ने उसकी प्रशंसा किया था। क्यों बंद किया गया ये हमको नहीं मालूम। कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल दोनों तरीके से शिक्षा दी जाती है। पहले आश्रम में जाना पड़ता था पढ़ने लोगों को, भगवान राम को आना पड़ा था अयोध्या से, बक्सर आना पड़ा था पढ़ने के लिए। फेल इसलिए हुआ जब आप ही एक दर्शक के रूप में आलोचक, आप ही वो मतदाता भी हैं ना, जब आप ही जब आलोचक हैं तो स्वाभाविक है कि आज 2-4 साल आलोचना के बाद लोग पीछे हट जाते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि लालू प्रसाद जी ही ना बिहार प्रशासनिक सेवा के जरिए बहाली किया था टीचरों का, कि उससे पहले हुआ था? नहीं हुआ था, और उसके बाद भी नहीं हुआ, हम ही फिर किए। जब हमको अच्छे करने वाले को आप दोषी दे रहे हैं और जो नहीं किया उसकी आप चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, ये भारी झंझट है। 19 साल में नीतीश कुमार ने शिक्षा व्यवस्था में कोई गुणात्मक बदलाव आया तो आपको बताना चाहिए था। एक सवाल सीमा फैजी। हाँ,
सर आपने जो है क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन पे तो बोला कि मतलब और विश्वविद्यालय खुलने चाहिए और स्कूल खुलने चाहिए, लेकिन आप ये क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन देने से क्या होगा? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे तो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने के लिए बिहार में आपको क्या लगता है, क्योंकि आपके यहाँ सबसे ज़्यादा क्वालिटी पे ही जो है सवाल उठता है, एजुकेशन की क्वालिटी को लेकर सवाल उठता है। इस देश में क्वालिटी एजुकेशन के आधार पे जॉब कितना है? सबसे ज़्यादा आज बेरोजगार इस राज्य में और देश में इंजीनियर घूम रहे हैं। देश के इंजीनियरिंग कॉलेज, मैंने बिहार की नहीं पूरे देश की मैं बात करता हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज अब तो सबसे ज़्यादा हम इन्वेस्टमेंट है ना इंजीनियरिंग कॉलेज पे इंजीनियर पैदा करने में, और वो ज़्यादातर बेरोजगार हैं। बेसिकली क्या है कि हमारे पास कितना स्पेस है क्वालिटी एजुकेशन के लिए और कितना मीडियम जॉब के लिए और कितना लो ग्रेड जॉब के लिए स्पेस है। आप केरल को एग्जाम्पल बताइए, पूरा देश नहीं दुनिया को केरल के लोग हेल्थ के सेक्टर में सुपरवाइजर के तौर पे, नर्सेज के तौर पे और टीचर के तौर पे वो दे रहे हैं। ये मेरा सवाल आपसे यही था कि इंजीनियर तो पैदा कर रहे हैं, लेकिन उन इंजीनियर्स को अपनी जो एजुकेशन है, अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही तो आप स्टार्टअप में जाइए, आपको और दूसरे तरीके से उसको वाइडर करना नहीं आ रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि जब ऑलरेडी एक स्टैग्नेशन आ गया है एजुकेशन के अंदर में नौकरियों को लेकर, तो हमें ज़रूरत इस चीज़ की ज़्यादा है कि हम उसके स्कोप को वाइडर करें और ऐसे उनको चीज़ें सिखाएं जिससे जो है उनको नौकरी पे ही सिर्फ डिपेंडेंट ना होना पड़े, वो स्टार्टअप्स की तरफ भी जा सके। मैडम आपने ठीक समझा कि हमारे लिए बहुत अवसर है इस देश में नौकरियों का। छोटी नौकरियां भी अवसर पैदा करती हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में। ये जो हमारे यूनिवर्सिटी है बेसिकली वो रिसर्च के पर्पस से जो हमारे आईएएस बनाने के लिए, आईआईटीएंस बनाने के लिए, वो बड़े लोगों के लिए हम ज़्यादा उस पर निवेश कर रहे हैं। हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए प्राइमरी एजुकेशन पर। हम प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं, वो राज्य हो या देश के स्तर पे हो। अभी भी वो मिड डे मील से ज़्यादा मॉनिटरिंग नहीं सरकार चाहती। और प्राइमरी एजुकेशन में हम दिल्ली में भी थे, नगर पालिका के जितने हमारे स्कूल थे वो शेड में चलते थे, एस्बेस्टस में चलते थे, हम अपने आँखों से देखे। तो ये चीज़ मेरा कहना है कि इन्वेस्टमेंट प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पे ज़्यादा ज़रूरत है। हायर एजुकेशन अगर छोड़ भी दें तो निजी क्षेत्रों में और दुनिया में बहुत लोग लगे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो चला लेंगे। सर एक सवाल मेरा है, बिहार के अंदर ऐसा कहा जाता है कि आईएएस अफसर सबसे ज़्यादा निकलते हैं और हर क्षेत्र के अंदर मतलब अगर देखा जाए भले ही वो बिजनेस हो या नौकरियाँ हो, हर जगह आपको बिहारी देखने को मिलेगा। लेकिन जहाँ बात शिक्षा की आती है तो यहाँ पर शिक्षकों का, अब जैसे कि अभी हाल ही में टाइमिंग को लेकर के पाठक जी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस बरती गई। लाठियों को लेकर जो टीचर्स मतलब स्टूडेंट्स को सिखाते थे, के पाठक एक तरीके से लाठी लेके उन टीचर्स के पीछे पड़ गए। लेकिन उसके प्रति उनको मतलब जैसे 9 बजे टाइमिंग पर आना, हर चीज़ों को लेकर एक डिसिप्लिन लाना स्कूल्स के अंदर, लेकिन उसके खिलाफ भी शिक्षकों की तरफ से प्रदर्शन किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं आरजेडी और तमाम विपक्ष उनको सपोर्ट कर रहे हैं उस चीज़ में। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, टीचरों के जो अवधारणा और प्रदर्शन आंदोलन है वो उनकी यूनियन है, उसके वो जरिए करते हैं। राजनीतिक दलों का बहुत उस पर प्रोटेक्शन नहीं है। कुल मिलाकर के टीचर पढ़ाएं, इसके बारे में सबकी सहमति है। केवल जो टाइमिंग को लेकर के है, जो पाठक जी से, तो मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि 10 से 4 चला लो, पहले भी चलता था अभी भी चला लो। तो ये थोड़ा टाइमिंग का डिस्प्यूट है, लेकिन इसके लिए इतना बड़ा इशू नहीं बनाने की ज़रूरत है, ना पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा, ना टीचरों के द्वारा, और ना एक मीडिया में भी लोग हैं जो कि चैनल तो आप ही बिना डिजिटल प्लेटफॉर्म का बात तो कहीं जाती नहीं, तो बंद कर दीजिएगा तो अपने आप बंद हो जाएगा आपका आंदोलन। अगर न दिखाएं टीवी चैनल वाले तो किसकी बातें आज चलने वाली है। आंदोलन चलता है तो इसके लिए एक मीडिया भी बड़ा जिम्मेदार है कि वो उतना स्पेस उसको देती है कि उस मुद्दे को कितना चलाना चाहती है। तो एक है इशू, सभी स्टेक होल्डर सुलझा लेंगे इस मसले को। चलिए, आपको जैसे उम्मीद थी सुधाकर जी ने सारे सवालों जी आप सर एक सवाल मेरा भी है आखिरी सर, आखिरी सवाल। सर अभी ऐसा चल रहा है कि जितने भी मंत्रालय थे आरजेडी के पास, उन सब पे कार्रवाई हुई। मुख्यमंत्री भी बोल रहे थे कि खेला हुआ है। तो क्या आपको ऐसा लगता है
कि आपके पास जो भी मंत्रालय थे उसमें धांधली हुई है या फिर सिर्फ एक पॉलिटिकल निश्चित तौर स्टंट पे है? धांधली हुआ है 19 साल में। नहीं, हमने तो कहा था कि इसकी जांच होनी नहीं, चाहिए। अभी जो सरकार में से था इसमें जो हुआ है तो इसमें हम तो लग आपकी रहा है- बात के समर्थक हैं कि नहीं, धांधली हुई है, उसकी जांच होनी चाहिए 19 साल की। ये 3,10,000 करोड़ रुपए कृषि रोड मैप में खर्चे हुए और बिहार में उत्पादन पिछले 10 सालों में उत्पादन घट गया, तो इसकी जांच तो होनी ही चाहिए। कौन रोका है जांच से, और जो रोक रहा है उसकी जांच होनी चाहिए। तो सर अभी बात चल रही है कि आरजेडी के जितने मंत्रालय थे उन पे जांच होगी। कहाँ आरजेडी चुनौती दे रहा है कि जांच होनी चाहिए? हम लोग तो मना नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं 19 साल का जांच करा लो और तो- क्लीन चिट दे दो। जो अच्छे होंगे उनके अच्छे कह दो। हम कहाँ कह रहे हैं? बालिका गृह कांड की अगर जांच नहीं हुई होती तो क्या बिहार को पता चलता कि कुछ गड़बड़ी है वहाँ? बिना जांच का नहीं होता। अगर सृजन कांड में जांच नहीं हुआ होता तो 3,000 करोड़ का ट्रेजरी लूट हुआ था, ये पता चलता बिहार को। लेकिन चारा घोटाला का चर्चा है विमर्श में 900 करोड़, लेकिन 3,000 करोड़ का सृजन घोटाला चर्चा में नहीं है। यह भी एक चिंता का विषय है बिहार के लिए। तो सर जब सरकार थी आपकी तो क्यों नहीं जांच कर रहा है सृजन घोटाला का? सृजन घोटाला तो केंद्र सरकार कर रहा है, सीबीआई। अब वो आधा करते हैं और आधा नहीं करते हैं, और बिहार में जो सत्ता का उलट पुलट होता है कहीं ना कहीं सृजन कांड एक प्रमुख कारण है। जब उधर से दिल्ली से डोर खींच दी जाती है तो नेता लोग उधर चले जाते हैं, उधर डोर हल्का करती है दिल्ली से तो फिर यहाँ नेता दूसरा काम करते हैं। तो ये जांच पॉलिटिकल जांच है, ये पूरा नहीं होगा मुझे मालूम है, बिहार भुगतेगा भी। मलई बराज पर आप यहाँ पटना में मुझे मिले, मैं वो मलई बराज पे गया था 2 महीना पहले, एक बड़ी सभा किया 4,000 लोगों की, और हमने कहा बनवाएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank आपने you. सारे समय सवाल देने के आपने नहीं, मेनली है कि सवाल के जवाब आपने दिए और बहुत धैर्यपूर्वक। सवाल भी बहुत लंबे लंबे, कुछ सवाल तो कोई जवाब बात से भी नहीं। बड़े लंबे हो रहे थे, तो मुझे लगा कि बहुत बहुत शुक्रिया बहुत धन्यवाद। वक्त निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।